हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा है पार्ट 2। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का हमने 19 तक कर लिए थे, उसके आगे हम आज करेंगे। तो जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है सब्सक्राइब ज़रूर करे और बेल आइकन को भी दबाए। और जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप पार्ट 1 देखें और उसके बाद ये पार्ट 2 देखें, ताकि आप स्टार्टिंग से ही चीज़ों को समझ सकें। ठीक, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। एक और बात, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाना, मेरी बातें पसंद नहीं है, तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल पे आया ही नहीं करे। ठीक है, इससे बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 19 तक कर लिया था। आज हमारा है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपको 3 लॉज से प्रोटेक्शन देता है। एक नो एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा नो डबल जियोपार्डी और तीसरा नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, कि कानून की खिलाफ वर्जी जब कोई करेगा तभी वो कन्विक्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आज कोई शख्स चोरी करता है दिसंबर 2021 में और आज उसकी सज़ा 6 महीने जेल है, लेकिन प्रूव होता है फरवरी या मार्च 2020 में कि इसने चोरी की है, तो उसको सज़ा किस हिसाब से मिलेगी? जो आज सज़ा थी, मतलब जिस दिन उसने चोरी की या कोई क्राइम किया, सज़ा उसको उसी दिन के हिसाब से मिलेगी। और अगर इन द मीन टाइम मार्च आने तक इसकी सज़ा बढ़ जाती है, मान लीजिए 6 महीने से 1 साल हो जाती है, तो उसको सज़ा मिलेगी 6 महीने की ही, क्योंकि सज़ा उसको तब की मिलेगी जिस दिन उसने क्या किया है, क्राइम किया है। ठीक, उसके बाद आपका आता है नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स। ये मैंने आपको बताया कि जिस वक्त वो क्राइम करता है उसी वक्त उसको क्या होता है, सज़ा उसी हिसाब से मिलती है। बाद में अगर सज़ा बढ़ जाती है तो इंक्रीज करके उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी उसी टाइम की जिस टाइम उसने क्राइम किया है। नो डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि एक क्राइम के लिए किसी को 2, 3, 4 बार सज़ा नहीं मिल सकती। अब अगर कोई डिपार्टमेंट में रह के, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल वायलेशन कर रहा है कोई, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो बार बार डिपार्टमेंटल वायलेशन करेगा, उसे एक बार सज़ा मिल गई और वो बार बार कर रहा है। या मान लीजिए कोई करप्शन कर रहा है, एक बार उसने करप्शन की, उसको पकड़ा गया, उसको सज़ा मिली, अब वो दोबारा करप्शन करता जाएगा कि सज़ा तो मिल गई। डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, जैसे कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, खुद के खिलाफ किसी को गवाह नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। ठीक है, इसमें आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अब इसमें 2 केस हैं, एक गोपालन केस और मेनका केस। ठीक है, अब ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमने आर्टिकल 21 वहीं से लिया है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि लॉ क्या होना चाहिए, वो लॉ कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसे फॉलो कैसा किया जाएगा, इस सब पे कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। अब ये सब सिस्टम जब गोपालन केस 1950 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। इन्होंने ये कहा कि जब कोई चीज़ लेजिस्लेचर से पास होकर आती है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लेजिस्लेचर के विजडम पे आप क्या कर सकते हैं, सवाल खड़ा नहीं कर सकते। ठीक, ये था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन फिर मेनका केस जब 1978 में आया तो ये सब चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे इन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इज रीजनेबल जस्ट एंड फेयर, कि कानून के दायरे में रह के, अगर कानून अपने दायरे में रह के काम करता है तो वो किसी को अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट टू लाइफ में आपको बहुत सारी फ्री लीगल एड, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी किसको, 6 से 14 साल के बच्चे को। 86th अमेंडमेंट 2002, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या था, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का एक
पार्ट था, लेकिन बाद में इस ये अमेंडमेंट जब हुआ तो ये एक फंडामेंटल राइट बन गया। 51A कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। ठीक है, पार्लियामेंट ने इसके लिए क्या किया, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में पास किया। ठीक, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अब एक इसमें दो है, एक है पुनिटिव डिटेंशन और दूसरी है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन क्या होती है कि किसी ने कोई क्राइम किया, उसका ट्रायल हुआ, केस चला कोर्ट में और उसमें प्रूव हो गया और उसको सज़ा मिल गई। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं होता है, लेकिन एहतियात के तौर पे जो है उस बंदे को क्या किया जाता है, डिटेंशन में रखा जाता है ताकि आगे चल के ये कोई क्राइम ना करे या कोई ऐसी चीज़ ना हो। ठीक है, नाम से ही पता चलता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंट करने के लिए इसको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है, घर में बंद किया जाता है। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज़ें हैं कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो आपने जिस शख्स को आप अरेस्ट कर रहे हैं, जिस शख्स को पुलिस अरेस्ट कर रही है, कोई और अथॉरिटी अरेस्ट कर रही है, उसको ये बताना ज़रूरी है कि आपको किस जुर्म में जो है अरेस्ट किया गया है। ठीक है, और उसको क्या करना है, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, उसको अपनी मर्जी का वकील भी चुनने देना है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा वो उसको अपने पास अरेस्ट करके नहीं रख सकते। जर्नी टाइम इसमें एक्सक्लूडेड है कि 1 घंटा अगर पुलिस स्टेशन पहुंचने में या कहीं पहुंचने में लग गया तो वो टाइम एक्सक्लूड करना है, और 24 घंटे के बाद उसको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। राइट टू लीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट अथोराइजेज फर्दर डिटेंशन, और अगर मजिस्ट्रेट उसको फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर नहीं देता है तो उसको उन्होंने 24 घंटे के बाद क्या करना है, रिलीज कर देना है। अब इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। एनिमी एलियन, एनिमी एलियन का मतलब है कि किसी दुश्मन देश का कोई शख्स आपने पकड़ लिया, तो उस केस में उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि उसको बताया नहीं जाएगा और उसको कोई वकील नहीं दिया जाएगा, इस किस्म की चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी। और दूसरा पर्सन्स अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अगर किसी को क्या किया है, डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, तो उसको भी इस किस्म की कोई चीज़ें सहूलियात नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब ये कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 ही महीने रख सकते हैं। अगर एडवाइजरी बोर्ड उसको और बढ़ाने को ना कहे या इस किस्म का कोई रीज़न ना दे कि उसको जो है वो 3 महीने का टाइम पीरियड इंक्रीज़ करना पड़े। और एडवाइजरी बोर्ड में कौन होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डेटेनू। डेटेनू होता है वो शख्स जिसको क्या किया है, डिटेन किया हुआ है, उसको बताना है कि अब तुझे डिटेन क्यों किया है। द डेटेनू शुड बी एफोर्डेड टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ठीक, उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कर सके, एक रिप्रेजेंटेशन बना सके डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ। अब किसी को भी उठा लेंगे और ये बोलेंगे हमने जी इसको प्रिवेंटिव डिटेन किया है, तो उसके पास बेचारे के पास कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। तो उसके पास इसीलिए स्कोप दे दिया कि वो एक रिप्रेजेंटेशन बना सकता है अपनी डिटेंशन के अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या बोला, डिटेंशन टाइम जो था वो कर दिया 3 से 2 महीने। ठीक, विदाउट ऑब्टेनिंग फर्दर ऑर्डर फ्रॉम द बोर्ड। लेकिन ये फोर्स में नहीं आया है, इसलिए अभी तक क्या है, 3 महीने का ही डिटेंशन पीरियड अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 23 और ये कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें सबसे पहले क्या बोला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये अब सिंपल सी चीज़ है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप बच्चों को नहीं बेच सकते, वुमेन की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते, चाहे वो सिटीज़न है चाहे वो फॉरेनर है। यहाँ पे अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, चिल्ड्रन एंड वुमेन, एक इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन, देवदासी, स्लेवरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या आया हमारा, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। आप याद रखिए कि आर्टिकल 23 आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी शख्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कि वो किसी बच्चे को, वुमेन को खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, किसी को बॉन्डेड लेबर, ज़बरदस्ती जो है किसी से काम नहीं करा सकता। ये सब आता है आर्टिकल 23 में। और इसके साथ एक्ट जो है वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। आर्टिकल 24 आपका कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है,
तो आर्टिकल 24 आपसे कहता है कि 14 साल से बच्चे जो कम के बच्चे हैं, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आप उनको किसी फैक्ट्री, हैजार्डस फैक्ट्री में भी काम नहीं करा सकते, घर में भी काम नहीं करा सकते। ठीक है, पहले ऐसा था कि शायद घर में काम करा सकते थे, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि अब वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी जो है वो बच्चों को काम नहीं करा सकते जो 14 साल से कम के बच्चे हैं। उसके लिए आया कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 25 आपका कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि आप कोई भी कानून चूज़ कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं, यह आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड इन रिलेशन विद गॉड। दूसरा है राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन, रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फेयरली। ठीक, तीसरा राइट टू प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स, रिचुअल, सेरेमोनियल, एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। और चौथा आपका आता है राइट टू प्रोपगेट, एक दूसरे को बताना। ठीक है, अब इसमें फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं है कि ज़बरदस्ती आपने किसी को कन्वर्ट कर लिया। आपके मन से, आप अगर एडल्ट हैं, पूरे होश हवास में आप चाह रहे हैं कि मैं फ़लाना रीजन को फॉलो करूं, रिलीजन को फॉलो करूं, आप कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपगेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी आपका ये फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 26, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये आपको गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। ठीक है, और अपने मैटर्स को अकॉर्डिंग टू रिलीजन आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। आप उसके लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि आपने लैंड ले ली, कोई बाकी फर्नीचर ले लिया, कोई चीज़ें ले ली, ये दोनों चीज़ें आप उसके यूज़ के लिए ले सकते हैं। ठीक है, और आपके पास राइट है उस प्रॉपर्टी को क्या करने का, चलाने का, लेकिन विद अकॉर्डेंस टू लॉ। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोला और उसमें आप फिर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इस किस्म की चीज़ नहीं हो सकती, इतना फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम आपको है, आप इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो अकॉर्डेंस विद लॉ होगा, कानून की खिलाफ वर्जी किए बिना आप वहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये एक चीज़ याद रखिए कि आर्टिकल 5 जो है वो बात करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स की, और आर्टिकल 26 बात करता है राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस की। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, कि आप जो पैसा यूज़ कर रहे हैं रिलीजियस पर्पज़ के लिए, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिंपल चीज़ों में समझिए कि स्टेट आप पे कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। अगर आप रिलीजियस प्रमोशन के लिए, रिलीजियस काम के लिए पैसा यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो स्टेट के पास पैसा है वो पब्लिक मनी है, वो स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन या और किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद आपका आता है फ्रीडम 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि स्टेट फंड से कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं चलाना है। अब इंस्टीट्यूशंस आपके पास किस किस तरह के हैं। पहला इंस्टीट्यूशन आपके पास है स्टेट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिनको कौन होली सोली कौन चला रहा है, स्टेट चला रही है। दूसरा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एंडोमेंट और ट्रस्ट, ये मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। जो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट है, वहाँ पे कोई भी रिलीजन की बात नहीं हो सकती, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में वहाँ पे बताया पढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा जो है, जो एडमिनिस्टर करती है स्टेट, लेकिन ये किसी ट्रस्ट के थ्रू ओपन किया है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। अब बात जो इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट हैं और जिनको एड मिलता है स्टेट से, वहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे ज़बरदस्ती नहीं है, कोई चाहे तो पढ़ाए, कोई चाहे तो नहीं पढ़ाए, ज़बरदस्ती वहाँ पे भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने किए आर्टिकल 28 तक, नेक्स्ट वीडियो में 32 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।